हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट है के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं जॉब एनालिसिस और जॉब प्रोसेस की। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, जो मैंने एचआर प्लानिंग के 2 वीडियोस डाले हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं जो कि जॉब एनालिसिस और जॉब एनालिसिस प्रोसेस है। तो जॉब एनालिसिस को समझने से पहले हम फ्रेंड्स जॉब को समझते हैं कि जॉब क्या है। सो जॉब इज़ अ बंडल ऑफ रिलेटेड टास्क, या फिर कह सकते हैं जॉब जो है वो एक वर्क का ही पर्यायवाची शब्द है। तो वर्क क्या है? तो वर्क को हम इस तरह समझते हैं कि किसी विशेषताओं के साथ में की गई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस और इन रिटर्न फॉर मनी की जाती है, वो वर्क कहलाती है। बट फ्रेंड्स, हर वर्क को हम जॉब नहीं मान सकते। स्पेशली इसकी स्पेशलिटी ये है कि किसी भी जॉब की स्पेशलिटी ये है कि वही वर्क जॉब कहलाएगी जिसके रिटर्न फॉर्म में मनी मिलती है, जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो मॉनेटरी होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि हम घर में जो है हाउसवाइफ है कोई, वो घर पे झाड़ू पोछा करती है या दूसरे अदर काम जो घर के परफॉर्म करती है, तो उसमें उनको कोई सैलरी नहीं मिलती तो या कोई वेजेस नहीं मिलती, तो इसलिए वो वर्क तो है बट वो जॉब में कंसिडर नहीं हो सकती। और उसी के इंस्टेड अगर हम या वो हाउसवाइफ जो है वो एक मेड हायर करती है फॉर द सेम वर्क, तो वो जो है क्योंकि उसके अगेंस्ट वो उसके जो मेड है उसको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करेंगे, पे करेंगे, तो वो फिर जॉब वही झाड़ू पोछा या दूसरे अदर वर्क जो परफॉर्म हाउसवाइफ करती है जिसको वर्क कहते हैं, जॉब नहीं, तो वही उस मेड के लिए जॉब हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हम जॉब एनालिसिस समझते हैं, विच इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। तो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब ऑफ रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन। तो ये क्या जॉब एनालिसिस क्या है? किसी भी जॉब से रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की प्रोसेस कहलाती है। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स, जॉब एनालिसिस के 2 आउटपुट्स निकलते हैं, मेनली 2 आउटपुट्स निकलते हैं। वो क्या है? एक है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर वर्क है, वही जैसे हम एग्जांपल ले लें कि घर का जो मॉपिंग का काम है, जो कि डस्टिंग का काम है, उसके लिए कहाँ कहाँ डस्टिंग की जाएगी, कितने टाइम तक की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, कांच के जो फर्नीचर है या कांच का जो भी क्रॉकरी सेट है जिसको किस तरह से साफ़ करना है, और फ्लोर को किस तरह से साफ़ करना है, इनको साफ़ करने के लिए किन किन टूल्स की नीड हो सकती है, कितना टाइम इसमें लग सकता है। इट्स ऑल वी कैन से जॉब डिस्क्रिप्शन। और स्पेसिफिकेशन क्या? तो स्पेसिफिकेशन जो है वो पीपल से रिलेटेड है कि जो एम्प्लॉय इस काम को परफॉर्म करेगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसे हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में जो है डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। So friends, right now we have to talk about process of job analysis. तो first point of job analysis is strategic choice. तो with regard to job analysis, an organization is required to make एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को 5 चॉइसेस बनानी चाहिए। फर्स्ट क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन द जॉब एनालिसिस। तो इसका इट मीन्स कि किसी भी एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट जो जॉब में होना चाहिए उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट किसी भी एम्प्लॉय का उस जॉब में होना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जॉब में है वो एक डिबेटेबल पॉइंट ही है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका कितना होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट किसी जॉब में होना चाहिए या कम होगा, क्योंकि किसी भी जॉब में किसी एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट अगर किसी जॉब में ज़्यादा है तो उसमें एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है इन द फेवर ऑफ जॉब, और अगर कम है तो इट में यू कैन से कि इट में लीड टू इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट information।
So involvement of employees job must be depend on needs of employee and organizations. तो ये दोनों पे एम्प्लॉय की नीड और ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे ही डिपेंड करता है कि उसका जो उस एम्प्लॉय का पर्टिकुलर एम्प्लॉय का उस जॉब में कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जॉब एनालिसिस के टाइम पे जैसा हमें पता है कि जॉब एनालिसिस जो है उसमें कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड जो एक प्रोसेस है वो कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब होती है। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशंस मेनली कहाँ से मिलती है, मेनली मिलती है जो एम्प्लॉयज़ उस जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि वे अपनी इस जॉब के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जॉब के जितने भी कंटेंट्स हैं और कितना वो अपने जॉब के लिए फैमिली मतलब वो उस जॉब से कितने फैमिलियर हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपने एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करें। इसे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस वुड बी द लेवल ऑफ डिटेल्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का जो लेवल होता है वो इस बात को डिटरमाइन करता है, इस बात को प्रेडिक्ट करता है कि किस नेचर के जॉब की या जॉब के नेचर को प्रेडिक्ट करता है कि किस जॉब की एनालिसिस की जा रही है। सिंपली फ्रेंड्स, अगर किसी जॉब एनालिसिस में मेंटली या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को ज़्यादा देखा परखा जाता है तो वो हमें सीधे से ही समझ में आ जाएगा कि ये मैनेजरियल लेवल की किसी जॉब का एनालिसिस है। और इसके अपोजिट अगर कहीं ऑपरेशन लेवल की जॉब का एनालिसिस किया जाता है तो वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं उनके फिज़िकल फिटनेस और इस तरह के दूसरे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो जॉब का जो लेवल होता है वो उस जॉब के नेचर को भी डिटरमाइन करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस इज व्हेन एंड हाउ ऑफन। So friends, simply this point is relates to the timing and frequency of conducting the job. तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जॉब जो है या जॉब एनालिसिस जनरली 5 कंडीशंस में की जाती है। फर्स्ट वन कि जब ऑर्गेनाइजेशन न्यूली एस्टेब्लिश्ड हो, मतलब बिल्कुल नई हो, तब की जाती है क्योंकि उनको पीपल्स को हायर रिक्रूट करना होता है, हायर सिलेक्शन सारी प्रोसीजर्स की जानी होती है। या फिर कि कोई नया जॉब क्रिएट किया गया हो ऑर्गेनाइजेशन में कि पहले से कोई जॉब्स हैं और फिर कोई किसी नए जॉब की नीड हुई हो, तब जॉब एनालिसिस की जाती है। फिर है कि या फिर टेक्नोलॉजी, मेथड्स, प्रोसीजर या सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ हो, तब फिर जॉब एनालिसिस की नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनरेशन प्लान में कोई चेंज किया गया हो, सैलरी कंपनसेशन प्लान में कोई चेंज किया गया हो, तब जॉब एनालिसिस की नीड होती है। या फिर लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय या फिर मैनेजर को जॉब डिमांड और रेम्यूनरेशन में, मतलब सैलरी में हमारी आउटकम में एम्प्लॉय को या मैनेजर को कम ज़्यादा की डिमांड ज़्यादा है, रेम्यूनरेशन कम है, या फिर रेम्यूनरेशन हम ज़्यादा दे रहे हैं और जॉब का जो वर्क है वो कम है। तो इस हिसाब से भी जब उनको कोई इक्विटी फील होती है तब भी जॉब एनालिसिस की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक चॉइस इज पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में कोई चेंज हो रहा है उसी तरह से जॉब भी जो है उन्हें भी चेंज होना होता है। तो जब चेंज, जो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो तो जॉब एनालिसिस की नीड होती ही है। तो ये क्या है, जो एनालिसिस है वो 2 तरह की होती है। एक तो पास्ट ओरिएंटेड होती है, इट मीन्स कि जॉब एनालिसिस में डिटरमाइन ऑन पास्ट या फ्यूचर। तो जो पास्ट की जो ट्रेडिशनली जॉब एनालिसिस में क्या होता था फ्रेंड्स कि इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्राइब की जाती थी कि पास्ट ईयर्स में ये जो जॉब है, पर्टिकुलर जॉब, वो किस तरह से की गई है या की जाती रही है और अभी जो करंट ईयर में उस जॉब को हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो हुआ ये हुआ इसका पास्ट ओरिएंटेशन।
और फ्यूचर ओरिएंटेशन में क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेशन में जो फ्यूचर का कह सकते हैं एक अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि फ्यूचर में इस जॉब में किस किस तरह की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी और किस किस तरह के राइट्स हमें बढ़ाने होंगे, इस तरह से, और किस तरह से इस जॉब को फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा। तो उसके चेंज को अभी से कह सकते हैं कि लागू करना शुरू कर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज़ द पास्ट ओरिएंटेशन वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स, पॉइंट्स का मीनिंग अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्ज़ाम में। देन लास्ट इज़ द सोर्स ऑफ डाटा या सोर्स ऑफ जॉब डाटा। तो ये तो आप सिंपल समझ ही गए होंगे स्लाइड देख के कि सोर्स ऑफ जॉब एनालिसिस में सोर्स ऑफ जॉब डाटा कहाँ से मिलता है। तो नॉन ह्यूमन सोर्सेज में देखें तो एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, जो अभी कंपनी में जो फाइल रिकॉर्ड में जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस हैं। और नॉन ह्यूमन सोर्सेज में ही आते हैं, नॉन ह्यूमन सोर्सेज में हैं फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं, फिर इक्विपमेंट डिज़ाइन ब्लूप्रिंट्स हैं, फिर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स ऑफ वर्क एरिया है, फिल्म्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग है, फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड अदर जॉब ट्रेनिंग मटेरियल्स, फिर पॉपुलर लिटरेचर सच इज़ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से भी जॉब डेटा मिल सकता है। और ह्यूमन सोर्सेज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेनली जो जॉब डेटा है या जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, वो ह्यूमन सोर्सेज से ही मिलती हैं। तो वो क्या है, जॉब एनालिसिस है, मतलब खुद कोई फिजिकली उस जॉब को एनालिसिस करे या फिर जॉब इनकम्बेंट्स, तो जो इनकम्बेंट उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उससे आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर सुपरवाइजर्स की, जिसके अंडर में पर्टिकुलर जॉब जो है परफॉर्म की जा रही है, उनके सुपरवाइजर्स से उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जॉब एक्सपर्ट से भी तो मिल ही जाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो तो हर जितना भी उनके डिपार्टमेंट में या उस जिस जॉब का एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 पॉइंट थे ये स्ट्रेटजिक चॉइस के थे, जो फर्स्ट कह सकते हैं ना जॉब एनालिसिस प्रोसेस के फर्स्ट पॉइंट था स्ट्रेटजिक चॉइस। उसके 5 पॉइंट मैंने आपको बहुत ही कंसाइज वे में समझाए। जब बस आप टर्म्स समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार घुमा फिरा के उसमें एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप इसकी आती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इस स्टेप में डिसीजन ऑन द 3 इश्यूज, मतलब 3 इशू पर डिसीजन करना इन्वॉल्व होता है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड, तो किस तरह का हमें जॉब के रिलेशन में किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है। इट मीन्स कि जो भी डेटा जॉब के कंसर्न में कलेक्ट किया जा रहा है वो सभी जॉब की नीड्स के कंसर्न में है। कि वर्क एक्टिविटी, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ होता है कि इसमें कैसे उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा, क्यों उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा और कब उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। इंटरफेस विद द अदर जॉब्स एंड इक्विपमेंट, की दूसरे जॉब से इसका क्या रिलेशन होगा। इसके अलावा मशीन टूल्स, इक्विपमेंट और वर्क एड्स उसमें कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स एक्सेट्रा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और इसके अलावा जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वर्क शेड्यूल क्या होगा, इसमें इंसेंटिव कितना दिया जाएगा, और बजट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। और फिर पर्सनल रिक्वायरमेंट, किस तरह के पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द जॉब पे, उसके लिए किसी स्पेसिफिक स्किल वाले पर्सन की नीड होगी, किसी स्पेसिफिक एजुकेशन या ट्रेनिंग की नीड होगी, वर्क एक्सपीरियंस कितना होगा, फिजिकल किसी स्पेशल फिजिकल हो सकता है, आई साइट अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की किसी स्पेशल फिजिकल विशेषता उस पर्सन में होनी चाहिए। इस तरह से उस मतलब ये डेटा उस जॉब में कलेक्ट किया जाता है। इस तरह से इस टाइप का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। देन फ्रेंड्स है व्हाट मेथड आर टू बी एम्प्लॉयड फॉर डेटा कलेक्शन। तो मेथड्स तो आपको पता ही है कि डेटा कलेक्शन की क्या क्या मेथड है, जस्ट लाइक क्वेश्चनियर है, सर्वे है, फिजिकल सर्वे है, और हुआ चेकलिस्ट हुआ, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज हुए,
डायरी मेथड्स हैं, इन सभी से भी इंटरव्यूज़, इन सभी ये जो मेथड्स हैं इनसे भी मतलब कौन सी, इन सभी में से कौन सी या कोई अदर मेथड है तो कौन सी मेथड के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर हु शुड कलेक्ट द डेटा, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई कौन डेटा कलेक्ट करेगा। ये डेटा कलेक्ट करने वाला हो सकता है कि ट्रेंड जॉब एनालिस्ट हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, जॉब इनकम्बेक्ट हो सकता है, और उसके अलावा कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही डिटेल्ड सारे ये जो प्रोसेस के 5 पॉइंट्स थे और इसके अलावा जो सेकंड स्टेप थी उसको आपको डिस्क्राइब किया है। सो थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं।